हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। भाग 1 में बच्चों हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। जो भी बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सत्र 2023 की बोर्ड की परीक्षा के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपको दिया गया है उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूँ। आरबीएससी बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों, राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी बच्चों हम वही पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस अध्याय को हम 2 अध्ययन बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं। वर्ष 2023-24 का जो पाठ्यक्रम है बच्चों, सत्र 2023-24 का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर अध्याय 1 में केवल 2 बिंदुओं को रखा गया है। कौन से 2 बिंदु हैं? एक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरा अध्ययन बिंदु है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। यानी पुरानी जो एनसीईआरटी की किताब थी बच्चों, उसमें जो प्रश्नावली हमारी 1.2 और 1.3 थी ना, वही हमें पढ़ना है। ये हमारे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और जो नया सिलेबस है उसके अंदर ये आपको दे रखी है प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। यानी कि हमें ये 2 ही प्रश्नावलियां पढ़नी है और ये अध्याय हमारे लिए कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें बच्चों। हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, उसको नोट कीजिए और बाद में उसको दोहराइएगा। इसका फायदा क्या होगा कि आपको परीक्षा के टाइम फिर से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारे सवाल आसानी से समझ में आएंगे। बस एक बार रिवीजन करेंगे, परीक्षा देने जाएंगे और पूरे में से पूरे नंबर हम लेके आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इस अध्याय को हम 2 अध्ययन बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। ये अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है ये हमारी प्रश्नावली 1.1 रहेगी नई किताब के अनुसार। पुरानी किताब में ये 1.2 थी बच्चों। ठीक है, ये ओल्ड बुक में है और ये जो नई किताबें जिन बच्चों के पास है उसमें 1.1। ये 1.2 है नई बुक में और पुरानी बुक में थी 1.3। पुरानी बुक में जो बच्चों 1.1 और 1.4 है, आरबीएससी बोर्ड में अब की बार वर्ष 2023-24 के लिए, वर्ष 2023-24 की परीक्षा की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उनको सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो हमें 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। अब हम स्टार्ट करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के साथ। देखिए बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये जो शब्द है बच्चों अद्वितीय, अद्वितीय जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ है बच्चों जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, जिसके समान कोई और न हो, कोई और न हो। अब देखिए प्रमेय के कथन को समझते हैं। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि 10 एक भाज्य संख्या है, अभी मैं बताऊंगा आपको भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आप जब इस भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो इस गुणनखंड को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ये 2 और 5 दोनों क्या है बच्चों? अभाज्य संख्या है। 10 ही नहीं, कोई भी भाज्य संख्या हो उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। अगर बच्चों हम इसके क्रम को ध्यान नहीं रखें, यानी कि 2 गुणा 5 और 5 गुणा 2 को हम एक ही बात माने, तो 10 का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा फिर वो दुनिया में एक ही होगा।
2 गुणा 5 और 5 गुणा 2 को हमने एक ही मान लिया है, तो इसके अलावा और कोई दूसरा 10 का गुणनखंड, 10 के लिए कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। यही है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। एक बार फिर से समझिए, कोई भी भाज्य संख्या होगी उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि उसको उसका अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन किया जा सकता है। आप पहले कर चुके हैं बच्चों। कब? जब आपने एलसीएम, लैसे और मैसे निकाला था ना छोटी कक्षाओं में, तो आपने संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए। इस अध्याय में भी हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जिसको नहीं आता है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, कक्षा 10 में आपको फिर से सिखाया जाएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना, वो भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से। क्लियर हो गई बात? अब मैं आ जाता हूँ कि ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। छोटी कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमें देख लेना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन हमारे माइंड में नहीं रहे। देखिए, भाज्य संख्या किसको कहेंगे? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिनके ठीक, इस शब्द को ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आसान भाषा में बच्चों मैं आपको कहूं तो अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं मतलब गिनती में बोली जाने वाली संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं होती है जो केवल और केवल एक तथा स्वयं उसके खुद के स्वयं के पहाड़े में आती है। यानी कि ऐसी संख्या जो किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ वो या तो खुद के ही पहाड़े में आएगी या फिर एक के पहाड़े में आएगी। अब एक का पहाड़ा तो हम कितनी भी बार बोल सकते हैं, एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती हैं। तो अभाज्य संख्याएं भी एक के पहाड़े में आती हैं और भाज्य संख्याएं भी एक के पहाड़े में आती है। लेकिन भाज्य संख्याओं की खासियत है कि वो खुद के और एक के अलावा किसी और के में भी पहाड़े में आएगी, जबकि अभाज्य संख्याओं की खासियत ये है एक के और खुद के अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आएगी। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं 2, तो 2 किस किस के पहाड़े में आता है? तो 2 एक के पहाड़े में आएगा, या फिर बच्चों ये खुद के 2 के पहाड़े में ही आता है। ऐसे ही 3, या तो ये एक के पहाड़े में आएगा या खुद के ही पहाड़े में आएगा, किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आएगा। 4 को लीजिए, देखें 4 एक के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और खुद के पहाड़े में भी आता है। 5 को लीजिए, 5 एक के पहाड़े में आएगा और खुद के पहाड़े में ही आएगा। 6 को लीजिए बच्चों, 6 एक के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और खुद 6 के पहाड़े में तो आता ही आता है। 7 को लीजिए, 7 एक के पहाड़े में आता है और केवल खुद के पहाड़े में आता है, इसके अलावा और किसी संख्या के पहाड़े में नहीं आता। 8 को लीजिए बच्चों, 8 एक के भी पहाड़े में आएगा, 2 के में भी आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के में आएगा और फिर 8 के पहाड़े में भी आएगा। इसी तरीके से 9 को ले लीजिए बच्चों, 9 एक के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और खुद के पहाड़े में भी आता है, यानी कि 9 के पहाड़े में भी आता है। तो 2 तरीके की संख्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। एक ऐसी संख्या है जो एक और खुद के पहाड़े में ही आती है, जैसे 2, जैसे कि 3, जैसे कि 5, जैसे कि 7। और एक वो संख्याएं हैं बच्चों जो 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आ रही है, जो 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आ रही है। तो 2 से ज्यादा संख्याओं के पहाड़े में आने का मतलब है जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है वो तो क्या होगी? भाज्य संख्या।
और जिसके केवल दो ही गुणनखंड है, ठीक दो गुणनखंड है, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। यानी कि बच्चों अगर मैं बात करूं संख्या एक की, तो एक तो केवल एक के ही पहाड़े में आता है, इसके दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, ठीक दो भी नहीं है। तो एक की अगर हम बात करें, ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। तो एक को भाज्य संख्या भी हम नहीं कहते और अभाज्य संख्या भी हम नहीं कहते। ये विशेष पॉइंट है बच्चों, आप इसको याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको समझना बच्चों। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? ये प्रमेय जो भी हमारे पास भाज्य संख्या है ना, उसका क्या कर सकते हैं हम? अभाज्य गुणनखंडन कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन हम उसका कर सकते हैं। इतनी सी प्रमेय है। और अगर हम इस अभाज्य गुणनखंडन के क्रम का ध्यान नहीं रखें, क्रम के बिना देखें, अगर हम 5 गुणा 2 और 2 गुणा 5 को एक ही माने, तो फिर ये गुणनखंडन क्या होता है? ये गुणनखंडन फिर बच्चों अद्वितीय होता है। मतलब इस गुणनखंडन के जैसा कोई दूसरा गुणनखंडन आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब एक संख्या का एक ही अभाज्य गुणनखंडन होता है, 2-3 तरीके के अभाज्य गुणनखंडन आप नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कोई संख्या लेता हूं बच्चों, जैसे कि कोई संख्या मैंने ली 30, तो मैं इस 30 को, ये 30 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं, इसका अभाज्य गुणनखंडन मैं कर सकता हूं। अभाज्य गुणनखंडन कैसे करते हैं? इस तरीके से 30 लिखेंगे और बच्चों याद कीजिए HCF और LCM निकाला था तब। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाएंगे, 15 आ जाएगा। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 का भाग लगाएंगे, 5 आ जाएगा। फिर 3 का भाग नहीं जाएगा तो उससे अगली बड़ी संख्या का भाग लगाइए, 5। ठीक है ना? अभाज्य संख्याओं का भाग ही हम लगाते हैं। तो 30 को हम बच्चों लिख पाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है? तो इस प्रकार से लिखना, हमने इस प्रकार से लिखना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना। 30 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। ये भी 30 लिखा हुआ है और ये भी 30 ही लिखा हुआ है, लेकिन इस रूप को हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंडीय, अभाज्य गुणनखंडन का रूप बोलते हैं। जैसे कि आप 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये अभाज्य गुणनखंडन रूप हो गया। और ये 2 की घात 4 लिखना, इसका क्या हो गया? ये हो गया बच्चों घातांक रूप। ये हो गया घातांक रूप। ठीक है ना? भिन्न रूप में आप 16 को ऐसे लिख सकते हो 16/1, ये भिन्नात्मक रूप हो गया। तो किसी संख्या को अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अभाज्य गुणनखंडन उसका किया जा सकता है। क्रम को ध्यान में नहीं रखे तो ये अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? अद्वितीय होता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर? अगर आपको अभाज्य गुणनखंडन समझ में आ गया है, अभाज्य गुणनखंडन पर आधारित जो अंक गणित की मूलभूत प्रमेय है वो अगर आपको समझ में आ गई है, तो बच्चों अब बढ़ जाइए आगे। देखिए अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 1। अच्छे से समझिएगा बच्चों, क्योंकि इस प्रश्न पर इसके जैसे 2 प्रश्न और आएंगे आगे। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ में आएगा तो आगे आने वाले 2 प्रश्न आप खुद भी हल कर सकते हैं। ठीक ना? देखिए उदाहरण संख्या 1। उदाहरण संख्या 1 में हमसे क्या कहा गया है? संख्याओं 4 की घात n, 4 की घात n जो संख्याएं हैं पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब वो संख्या गिनती में बोली जाने वाली है। n का मान 1 2 3 4 ऐसे कुछ है। जांच कीजिए कि क्या n कोई
n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। 4 की घात n जो है कभी शून्य पर समाप्त होगा क्या? अगर होगा तो n का कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगा? देखिए पहला काम कर लेते हैं, संख्याओं 4 की घात n पर विचार करते हैं। हल में हम संख्या जो है 4 की घात n इस पे विचार करते हैं। 4 की घात n जो होगी बच्चों 4 की घात 1 हो सकता है, 4 की घात 2 हो सकती है, 4 की घात 3 हो सकती है, 4 की घात 4 हो सकती है, 4 की घात 4, 4 की घात 5 और इस प्रकार की संख्याएं हैं। क्योंकि n क्या है बच्चों? n एक प्राकृत संख्या है। अगर n एक प्राकृत संख्या है तो इसका मतलब ये गिनती में बोली जाने वाली संख्या है। प्राकृत संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो गिनती में बोली जाती है। गिनती बोली थी ना बचपन में, 1 2 3 ऐसे तो बोली थी, ऐसे थोड़ी बोली थी 1 1.1 1.2 ऐसे थोड़ी बोलते गिनती। गिनती जो बचपन में बोलते हैं 1 2 3, जीरो भी नहीं बोलते गिनती में। तो n एक प्राकृत संख्या है, तो 4 की घात n जो संख्याएं बनेगी वो या तो 4 की घात 1 आएगी, 4 की घात 2 आएगी, 4 की घात 3 आएगी, 4 की घात 4 5 ऐसे कुछ आएगी। ठीक है ना? तो हमने इन पे विचार कर लिया और हमसे ये कहा गया है जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान है क्या जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो। तो हमें बच्चों विचार करना पड़ेगा कि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याओं पे। पहले देखो ध्यान से, इस बात को लिखना नहीं है आपको नोटबुक में, माइंड में आपको बैठा लेना है कि अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है, जैसे कि मैं एक संख्या लेता हूं 250, ये शून्य पे समाप्त हो रही है, तो इसके अभाज्य गुणनखंडन की एक विशेषता होती है। जब भी आप इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ये आपको मिलेगा बच्चों 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इस शून्य पे समाप्त होने वाली अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 जरूर मिलेगा। क्योंकि देखो इसको आप ध्यान से सोचोगे तो ये 25 गुणा 10 लिखा हुआ है ना? और अगर ये मान लो ऐसा होता, मान लो कि ये होता 5140, तो क्या ये एक 514 गुणा 10 लिखा होता? तो अगर शून्य पे समाप्त हो रही है, एक भी शून्य है, एक शून्य है तो गुणा 10, 2 शून्य है तो गुणा 100, 3 शून्य है तो गुणा 1000। ठीक है ना? तो 10 तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि 100 में क्या आता है? 100 का मतलब 10 गुणा 10, 1000 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 शून्य आया है तो उसके गुणनखंड में 10 जरूर आएगा, उसका एक गुणनखंड 10 जरूर होगा। यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंडन में अगर शून्य पे समाप्त हो रही है तो अभाज्य गुणनखंडन में अगर हम उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। हमें चेक करना है कि 4 की घात n कभी शून्य पे समाप्त होगा क्या? तो हमें ये देखना है कि क्या इसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 आता है क्या। चलिए देखते हैं। देखिए, क्योंकि 4 की घात n बराबर हो गया, अभाज्य गुणनखंडन हम करें 4 का तो 2 गुणा 2 की घात n आएगा। यानी कि ये बच्चों 2 की घात 2 की घात n आएगा। घात की घात क्या होती है? गुणा होती है, तो 2 की घात 2n हो गया। 2 की घात 2n होने का मतलब देखिए जहां n क्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या है, अतः 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन जो होगा बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन निम्न रूप का होगा। कौन से रूप का होगा? निम्न रूप का होगा। 2 की घात 2n रूप का होगा, मतलब 2 की घात 2 होगा, या फिर 2 की घात 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर 2 की घात 6, 2 गुणा 2 गुणा 2,
गुणा दो 6 बार हो गया क्या, 1 2 3 4 5 गुणा 2, इस तरीके का रूप होगा। उसके अंदर 2 की ही घात है, 2 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन में क्या है बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, अतः संख्या 4 की घात n बराबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अगर शून्य पे समाप्त होती तो इसके गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में जरूर 2 गुणा 5 आपको मिलता। एक बार देख लीजिए उत्तर को और इसको नोट कर लीजिए बच्चों, और फिर खुद से बिना देखे हल कीजिएगा। कंसेप्ट को समझिए, कोई संख्या शून्य पे तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 आता है, क्योंकि 4 की घात n, सॉरी बच्चों, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 नहीं आएगा, और 2 गुणा 5 नहीं आएगा इसका मतलब ये कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगी। 2 गुणा 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने गुणनखंड करके देख लिया, 4 की घात n का मतलब हो गया 2 की घात 2n। अब n की जगह 1 2 3 4 रख के देखिए, अगर आप n की जगह 1 रखेंगे यहाँ पर तो 2 की घात 2 बनेगा, ये 2 की घात 2 बनेगा, या 2 की घात 4 बनेगा, या 2 की घात 6 बनेगा, या 2 की घात 8 बनेगा, इस तरीके से बनेगा। यानी कि अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे ही आने वाला है, 5 कभी भी नहीं आएगा। 4 की घात n का जब आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, इसका मतलब ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर हो गई बात, नोट कर लीजिए और फिर बढ़ जाइए बच्चों आगे। उदाहरण संख्या 2 देखिए, उदाहरण, ये उदाहरण गलत लिखा हुआ है, सही कर लीजिए इसे। उदाहरण 2 देखिए, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले इन दोनों का अर्थ समझिए बच्चों, जो आप पढ़ते आए हैं ना मैसे और लेसे, यही है HCF और LCM। मैसे तो क्या है HCF और लेसे क्या है LCM। HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी कि जितने भी गुणनखंड है उनमें जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वही क्या होगा HCF। और LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो अभी इन शब्दों को समझिए, गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। जैसे कोई संख्या है बच्चों n को आप ऐसे लिख पाए ना a गुणा b गुणा c, तो ये a, ये b और ये c इस n के क्या है गुणनखंड है। और n जो है बच्चों a b और c का क्या है गुणज। गुणज का मतलब पहाड़े, a के पहाड़े में भी आएगा, ये b के पहाड़े में भी आएगा, c के पहाड़े में भी आएगा, ठीक है ना। तो n a b c का क्या है गुणज है। मतलब किसी संख्या का गुणज अगर आपको पता करना है तो आप उसका सिंपली क्या बोले पहाड़ा बोले। जैसे 5 के गुणज की अगर हम बात करें तो 5 के गुणज अगर मैं लिखूं तो प्रथम गुणज जो होगा 5 का प्रथम गुणज वो 5 होगा, दूसरा गुणज 10 होगा,
क्यों 10 क्यों होगा? क्योंकि 10 को अपन 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। पहला गुणज 5 क्यों होगा? क्योंकि 5 गुणा 1। अगला गुणज 15 होगा, 5 गुणा 3। तो अगर हम सारे गुणज लिखें और जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज हो सब में, वही क्या होता है? एलसीएम होता है। जैसे समझो बच्चों इस बात को एक बार और ध्यान से समझो। जैसे कि अगर हमें निकालना किसका है, हमें 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन पहले मैं इसको कंसेप्ट को समझाता हूँ आपको, फिर अभाज्य गुणनखंडन विधि भी बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 6, तो 6 के अगर हम गुणनखंड करें तो 6 के गुणनखंड मतलब 6 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखना है, या यूं कहूँ 6 किस किस के पहाड़े में आता है। तो 6 1 के पहाड़े में भी आता है, क्योंकि हम 6 को 1 गुणा 6 लिख सकते हैं। 6 2 के पहाड़े में भी आता है, क्योंकि हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं 6 को। 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। 6 के पहाड़े में तो आता ही है। तो अगर 6 के गुणनखंड अगर हम देखें तो 6 के हमारे पास 4 गुणनखंड है, 1 2 3 और 6, ये 6 के गुणनखंड है। और 20 किस 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 पहाड़े में आता है? 20 के गुणनखंड कौन है? 20 के गुणनखंड अगर हम देखें तो 1 गुणा 20 हम लिख सकते हैं 20 को, 4 गुणा 5 हम लिख सकते हैं, और 10 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 20 के गुणनखंडों की अगर हम बात करें तो 1 के पहाड़े में 20 आता है, 2 के में आता है, 4 के में, 5 के में, 10 के में और 20 के में। तो ये 20 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। गुणनखंड हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किस किस का? 6 का और 20 का। तो देखिए बच्चों, एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें और इसमें कॉमन कौन है? 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 नहीं है, 6 उभयनिष्ठ नहीं है। तो सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन है वो क्या है? 2। तो एचसीएफ हो गया 2। देखिए अभी अभाज्य गुणनखंडन विधि से मैं आपको बताऊंगा, उससे भी क्या होगा, 2 ही आपका आंसर आने वाला है। लेकिन कंसेप्ट आप समझिए, 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने का मतलब उनके हम क्या करेंगे, सारे गुणनखंड पता कर लेंगे। सारे गुणनखंड मतलब वो किस किस के पहाड़े में आता है, वही क्या होते हैं? गुणनखंड होता है। तो उन गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ होगा वही क्या होगा? एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में बच्चों क्या होता है, हम पहले 6 के गुणज लिखेंगे, 6 के गुणज, क्योंकि एलसीएम का अर्थ मैंने क्या बताया? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। और हम फिर 20 के गुणज लिखेंगे, 20 के गुणज यानी कि 20 का पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा लिखते हैं तो 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। 10 बार बोलेंगे तब तो पता ही है, 11 बार बोलेंगे तो 66 आएगा, 12 बार बोलेंगे तो 72 आएगा, 13 बार बोलेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 13 का पहाड़ा बोलो 6 बार, 13 6 78 है ना। फिर 14 बार बोलेंगे 6 का पहाड़ा तो 84 आएगा, 15 बार बोलेंगे तो 90 आएगा। उसके आगे अगर आप पहाड़ा बोलोगे तो 96 आएगा, फिर 102 आएगा, फिर 108 आएगा, फिर 114 आएगा, उसके बाद में 120 आएगा, फिर 126 आएगा, फिर 132 आएगा। इस तरीके से हम 6 का पहाड़ा बोल सकते हैं कितनी भी दूरी तक। तो हमने 6 के गुणज लिख लिए बहुत सारे। अब हम 20 के गुणज लिखते हैं, 20 के गुणज। तो 20 का पहाड़ा 20 40 60 80 100 120 140 160 ऐसे चलेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो 60 है, क्या ये 20 और 6 दोनों के गुणज है? और बच्चों ये जो 120 है, ये भी दोनों का क्या है? गुणज। लेकिन एलसीएम क्या होगा? छोटे वाला। इन दोनों का 6 और 20 का जो एलसीएम होगा, 6 और 20 का सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ गुणज है बच्चों, वो इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो बात समझिए, एलसीएम बोले तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, यानी कि पहाड़ा लिखो, सबसे छोटा गुणज देख लो, आपको मिल जाएगा एलसीएम।
और HCF क्या होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंड पता करो सारे गुणनखंड और उनमें सबसे बड़ा देख लो तो वो HCF होता है। हमें ऐसे नहीं करना है, कक्षा 10 में हमें जो सवाल करने हैं बच्चों वो कैसे करने हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM निकालना है। तो याद रखिए अभी जो हमने निकाला HCF 6 और 20 का HCF हमारे पास 2 आया है और LCM हमारे पास कितना आया है 60। देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से बताऊंगा यही आएंगे, यही सेम आंसर आपको मिलने वाला है। देखो उदाहरण संख्या 2 को हल करते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंडन विधि से हल करना है बच्चों तो आप लिखिएगा हल, और जिस संख्याओं के HCF और LCM निकालने हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से उनके अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन लिख लीजिए 6 और 20 का। 6 का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए, 2 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। 20 का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए, 2 का भाग लगाएंगे 10 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे 5 आएगा, फिर 5 का भाग लगाएंगे 1 आएगा। अतः बच्चों 6 का अभाज्य गुणनखंडन का रूप हो गया 2 की घात 1 और 3 की घात 1, 2 एक बार 3 भी एक बार। और 20 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 2 की घात 2 और 5 की घात 1। अब HCF निकालेंगे। HCF 6 और 20 का, तो HCF का अर्थ क्या है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ देखो गुणनखंडन में सब कॉमन कौन है, सबसे पहले तो 2 कॉमन है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास नहीं है, तो 3 उभयनिष्ठ नहीं है, 5 उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ कौन है 2, उभयनिष्ठ है 2। और बच्चों जब हम HCF निकालते हैं ना तो न्यूनतम घात लेते हैं, कम वाली घात लेते हैं। क्यों? क्योंकि कम वाली दोनों के पास है, 2 की घात 1 दोनों के पास है। भाई जिसके पास 2 2 बार है, इसके पास 2 2 बार है, तो इसका मतलब 1 बार तो है ही, इसके पास 1 ही बार है, तो अधिकतम कितनी बार है, 1 ही बार है ना दोनों के पास। दोनों के पास अगर हम बात करें तो 1 बार तो दोनों के पास है, अगले के पास 2 बार भी है, तो 1 बार दोनों के पास है। तो जो कम वाली घात आएगी ना वो लगा देना, HCF में कम वाली घात लगा देना, 2 की घात 1 मतलब 2। तथा LCM में बेटा क्या करना है, जितने भी आपको अभाज्य संख्याएं दिख रही है ना गुणनखंडन में, जो भी अभाज्य संख्याएं दिख रही है सबको लिख लो। 2 भी दिख रही है, 3 भी दिख रही है और 5 भी दिख रही है। 2 3 और 5 ही दिख रही है, 2 3 और 5, ठीक है। और इनकी ज्यादा वाली घातें लगा दो। तो 2 की सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 2 की घात 2 हो गया 4, 3 की घात 1 हो गया 3 और 5 की घात 1 हो गया 5, 4 तिया 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60। क्या पहले भी यही आए थे क्या, HCF और LCM? तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से आपको HCF और LCM दो संख्याओं के निकालना आ गया होगा। 3 4 5 जितनी भी संख्या होंगी बच्चों, कंसेप्ट तो यही रहने वाला है। इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, HCF और LCM निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और LCM के बारे में, क्योंकि वो भी आपके आगे काम आएगी, परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ध्यान दे बच्चों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब गिनती में बोली जाने वाली संख्या है, यानी जो गिनती में बोलते थे ना आप वो। तो अगर गिनती की दो संख्याएं हैं A और B, तो उन संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, अभी अपन ने निकाला HCF 6 और 20 कितना आया था, 2 आया था। LCM 6 और 20
कितना आया बच्चों? 60 आया। तो HCF 620 गुणा LCM 6,20 क्या हो जाएगा? 2 गुणा 60 हो जाएगा। 2 को 60 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 120। तथा देखो ये संख्याएं कौन कौन सी है? 6 और 20। तो 6 और 20 को भी गुणा करोगे तो भी कितना आएगा? 120 आएगा। तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये जो वाला संबंध है ना, HCF AB गुणा LCM AB बराबर A गुणा B, ये संबंध हमेशा ही क्या होता है? सत्य होता है। परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं एबेसिडर टाइप विकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें कि यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से सत्य है। तो HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B होगा। ठीक है, अब बढ़िए बच्चों आगे देखिए उदाहरण संख्या 3। ये फिर से उदाहरण गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए बच्चों। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। पहले आपको HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, और HCF निकालने के बाद आपको LCM निकालना है। इसका मतलब HCF की सहायता से LCM निकालना है। देखिए उदाहरण संख्या 3 के हल में हम सबसे पहले जिन संख्याओं का HCF और LCM निकालना है उनके अभाज्य गुणनखंडन कर देंगे। तो हम लिखेंगे 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन 96 का अभाज्य गुणनखंडन करो, 2 का भाग लगाओ 48 आएगा, फिर 2 का भाग लगाओ 24 आएगा, और 2 का भाग लगाओ 12 आ जाएगा, और 2 का भाग लगाओ 6 आ जाएगा, और 2 का भाग लगाओ 3 आ जाएगा। उसके बाद में बच्चों तीन का भाग लगाओ 1 आ जाएगा। तो ये 96 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया। इसी प्रकार से आप 404 का अभाज्य गुणनखंडन कर लो। तो पहले 2 का भाग लगाओगे 202 आएगा, फिर 2 का भाग लगाओगे 101 आएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 का लगाओ, फिर 5 का लगाओ, फिर 7 का लगाओ, फिर 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 31 का, 37 का, ऐसे लगाते जाओगे। लेकिन बच्चों इससे लगाने से आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सीधा याद रखो कि 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें केवल खुद का इसी का भाग जाने वाला है। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 101 का भाग लगा दो एक बार। यहां से आप लिख सकते हो अतः 96 तो हो गया बच्चों 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। देखो 2 कितनी बार है? 5 बार है ना। 1 2 3 4 5, और 3 कितनी बार है? 1 बार। और 404 क्या हो जाएगा? 404 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं HCF। पहले हमें HCF निकालना है। 96 और 404, तो HCF में तो केवल उभयनिष्ठ वाला आता है। उभयनिष्ठ 2 है और कम घात लगाते हैं तो 5 नहीं लगाएंगे, घात कम कौन सी वाली है? 2 वाली है। तो 2 की घात 2 कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, उसके बाद में हम इस HCF की सहायता से LCM निकालेंगे। कैसे लिखेंगे? क्योंकि दो धनात्मक पूर्णांकों A तथा B के लिए LCM
ए बी गुणा HCF AB बराबर होता है बच्चों A गुणा B के। इसलिए यहाँ से अगर आपको LCM निकालना है A और B का, तो आप क्या करें, A गुणा B रखें यहाँ पर, और ये जो HCF इधर गुणा हो रहा है ना, उसको पक्षांतरित कर दे दूसरी तरफ, तो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, HCF AB आ जाएगा। अब मान भर दीजिए, हमें निकालना है LCM किस किस का, 96 और 404 का, तो A की जगह 96 और B की जगह 404, तो ये हो जाएगा 96 गुणा 404 बटे में 4 से इसको काटेंगे तो 101 बार कटेगा, 101 को 96 से गुणा करोगे तो 96 एकम 96 हासिल 9, 96 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और फिर वापस 1 से गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो 9696 LCM आ जाएगा, और HCF कितना आएगा, 4। नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपको उदाहरण संख्या 3 को बच्चों हल कर लेना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बार आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि में हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडन कर देते हैं। HCF में तो कॉमन वाला लिखते हैं, छोटी घात लगाते हैं, और LCM में सारे लिखते हैं और बड़ी वाली घात लगाते हैं। अगर HCF की सहायता से निकालना है तो जो आपको रिलेशन बताया गया है दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का, उस रिलेशन को यूज कीजिए और निकाल लीजिए। नोट कर लीजिए और फिर बढ़ जाइए बच्चों उदाहरण संख्या 4 की ओर। देखिए उदाहरण संख्या 4, इसको आप सही कर लीजिए बच्चों। उदाहरण को ये सभी जगह गलत लिखा हुआ आएगा, उदाहरण इस तरीके से। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधियों द्वारा HCF और LCM निकालिए। तो HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। 3 संख्याएं आपको दे रखी है, कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे हल, और सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे। जो संख्याएं हैं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडन हम लिखेंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, तो ये लो 6 का अभाज्य गुणनखंडन देख लो, 2 3 3 1, ठीक है। 72 का करेंगे, 72 का 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा, 36, फिर 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 18, फिर से 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 9, और 9 में 2 का नहीं जाएगा तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या का भाग लगाओगे तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 बार जाएगा, और फिर 3 का भाग लगाएगा 1 बार। ये बच्चों बहुत आसान है, छोटी कक्षाओं में आप करते आ रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन, बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा कि कहीं जोश में आके 4 का भाग मत लगा दीजिएगा या 6 का भाग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। हम अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाएंगे। ऐसे देखो 120, तो चाहूँ तो मैं 4 का भाग लगा सकता हूँ, 10 का लगा सकता हूँ, लेकिन 10 का या 4 का नहीं लगाएंगे, अभाज्य संख्याओं के ही हम भाग लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंडन हम कर रहे हैं। 2 का भाग लगाओगे बच्चों 60 आ जाएगा, फिर 2 का भाग लगाओगे 30 आएगा, अब के 2 का भाग लगाओगे 15 आ जाएगा, अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का लगाएंगे 5 आ जाएगा, अब 3 का भी नहीं जाएगा तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 का लगाएंगे, ठीक है। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 तो हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, 72 बच्चों हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और 120 हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब निकाल लीजिए आप HCF और LCM। अब देखिए HCF 6, 72 और 120 का, HCF में सिर्फ उभयनिष्ठ वाले लोग आएंगे, तो 2 सबके पास है, 3 भी सबके पास है, और घातें कौन सी लगाएंगे, छोटी वाली। 2 की सबसे कम घात यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर
तो 2 की घात हम क्या लगाएंगे 1, और 3 की बच्चों कितनी घात लगानी है, 3 की घात 2 है या 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है तो कम वाली घात लगा दो 3 की घात 1। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तथा एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या बताया मैंने 6, 72 और 120 के एलसीएम के लिए मैंने बताया जितने भी आपको अभाज्य संख्याएं दिख रही है ना इस गुणनखंडन में उन सबको लिख लो। 2 दिख रही है, 3 दिख रही है और 5, और एलसीएम में घातें लगाओ बड़ी वाली। नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज देखना है, सबसे छोटा देखना है, लेकिन घातें बड़ी लगानी है। 2 की ज्यादा घात कितनी है, 2 की ज्यादा वाली घात 3 है, 3 की ज्यादा वाली घात 2 है, और 5 की ज्यादा वाली घात क्या है 1। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, और 5 की घात 1 का मतलब हो गया 5। 8 को 5 से गुणा करेंगे 40 आएगा, 40 को 9 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 360 आ जाएगा। तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा 360, और एचसीएफ कितना आएगा 6। इस तरीके से 3 संख्याओं के क्या आप कितनी भी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। कंसेप्ट सीधा सा है यार। उभयनिष्ठ क्या देखो आप, उभयनिष्ठ जो अभाज्य संख्या है उसको देखो, उसकी सबसे छोटी घात लगा दोगे तो क्या आएगा एचसीएफ आएगा, और सारे अभाज्य संख्याएं लेकर बड़ी घातें लगाओगे तो क्या आएगा एलसीएम आएगा। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम का अर्थ भी मैंने आपको बता दिया। अब एक बात जो बच्चों आपको ध्यान रखनी है वो और नोट कर लीजिए, उसके बाद में आज के लेक्चर को समाप्त कर देंगे, और आप इतना ही सीख के इसको दोहराइएगा आज, फिर मिलेंगे कल और अगली चीज आपको सिखाएंगे। देखो अभी हमने दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए देखा कि अगर दो ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा इनके गुणनफल के बराबर होता है। ये बात सत्य है, लेकिन 3 अगर धनात्मक पूर्णांक है ए बी और सी, तब आप ये कहो कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उनके तीनों के गुणनफल के बराबर आएगा, तो ये बात बच्चों सही नहीं है। ये संबंध हमेशा सत्य नहीं होता है। यानी कभी कभी हो सकता है, बिल्कुल कभी कभी हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपवाद तो हर जगह है, लेकिन हमेशा ये सत्य नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने बताया आपको उदाहरण संख्या 1, उदाहरण संख्या 2, उदाहरण संख्या 3, उदाहरण संख्या 4। 4 उदाहरणों को आपको ध्यान से समझना है बच्चों। नोट तो आपने कर ही लिया होगा, एक बार वापस से प्रैक्टिस करनी। कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आपने संयम बनाए रखा, पूरे 50 मिनट तक आप मेरे साथ रहे, उसके लिए आपको धन्यवाद। पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए।